बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी की आड़ में बनाई गई जाली एप्लीकेशंस के जरिए पाकिस्तानी अवाम से अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ पर वफाकी तहकीकाती अदारा FIA मुतहर्रिक हो गई है। FIA साइबर क्राइम को दिसंबर 2021 में 11 ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए फ्रॉड करके बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करने की शिकायत मिली। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनॉन्स ने रजिस्टर्ड की थी, जिसके जरिए फ्रॉड हुआ। ऑनलाइन सरमायाकारी में मुबैना खुर्द बुर्द के इंकशाफ के बाद FIA साइबर क्राइम विंग ने बैनुल अक़वामी ऑनलाइन सरमायाकारी कंपनी बाइनॉन्स के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर को नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा FIA ने अमेरिका और बरतानिया में बाइनॉन्स के हेडक्वार्टर्स को भी नोटिस भेजे और उनसे मुबैना खुर्द बुर्द के हवाले से तफसीलात मांगी हैं। FIA के साइबर क्राइम विंग सिंध के सरबराह इमरान रियाज ने एक बयान में बताया कि पाकिस्तान में पोंजी स्कीम्स के जरिए बहुत सी ऑनलाइन सरमायाकारी के फ्रॉड जारी हैं, जिनमें सरमायाकारों से ज़्यादा क्लाइंट्स लाने पर उनकी सरमायाकारी पर ज़्यादा मुनाफे का वादा किया जाता है। ये स्कीम्स नए क्लाइंट्स की कीमत पर पुराने क्लाइंट्स को फ़ायदा पहुंचाती हैं और बिलाखिर अरबों रुपए का ठीक ठाक सरमाया बनाने पर गायब हो जाती हैं। सरबराह FIA साइबर क्राइम इमरान रियाज के मुताबिक 11 मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस दिसंबर में अचानक बंद हो गईं, जिस पर हज़ारों पाकिस्तानी रजिस्टर्ड थे। इन हज़ारों पाकिस्तानियों ने एप्लीकेशंस में अरबों रुपए लगा रखे थे। इंक्वायरी में के इब्तदाई नताइज के मुताबिक ऐसी कंपनीज के साथ सरमायाकारी की गर्ज से 3 से 5 हज़ार अफराद मुंसलिक थे, जबकि सरमायाकारों की रकम $100 से $80,000 तक थी। रकम का मजमूई हजम $100 मिलियन है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और मुझे ज्वाइन किया है इमरान रियाज, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध ने। थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले मुझे बताइएगा, ये पूरा स्कैम किस तरह हुआ और चीजें किस तरह सरफेस हुई, और इस वक्त एज ऑफ वी आर टॉकिंग राइट नाउ सिचुएशन क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जी ये चीज सरफेस किस तरीके से हुई, उसमें ऐसा है कि जब ये ऐप्स बंद हुई तो मुझसे लोगों ने सोशल मीडिया पे राब्ता करना शुरू किया और बताया कि इस तरीके से जो है हमारा सरमाया लगा हुआ था पर्टिकुलर ऐप्स के अंदर। सबसे पहले हमें जो है एक ऐप जो रिपोर्ट हुई, दैट वाज HFC। और उसके बाद फिर जब बाकी लोगों ने राब्ता किया तो एक UC के नाम से थी, AVG के नाम से थी, HT Fox के नाम से थी, और टोटल 11 इस तरह की एप्लीकेशंस थी। तो हमने फिर इन लोगों से पर्सनली मैंने बात की, डिफरेंट इनबॉक्स मैसेज मैंने चेक किए, तो कोई KPK से था, कोई फैसलाबाद से था, कोई DG खान से था, कोई कराची से था। इनफैक्ट यानी कि ऑल क्रॉस जो अफेक्टिव्स थे पूरे पाकिस्तान के अंदर थे। तो इस तरीके से ये सरफेस में आया। तो उसके बाद जो है जो कराची में और सक्खर हैदराबाद में जो हमारे ऑफिसेज हैं, चूंकि जुरिस्डिक्शन मेरी ये है, तो यहाँ पे हमने लोगों से राब्ता किया पहले और उनसे कहा कि जी आप हमारे पास आए, एप्लीकेशन दें, कंप्लेंट दें, क्योंकि कंप्लेंट जो है मस्ट है हमारे पास किस चीज़ को भी प्रोसीड करने के लिए। तो वो कंप्लेंट्स हमारे पास आए, उनसे तमाम मालूमात ली कि किस तरीके से ये जो फ्रॉड उनके साथ किया गया। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें पूरे फ्रॉड को किस तरीके से हुआ, होता ये था कि जी ये जो एप्स थी, एनोनिमस एप्स थी, इनके जो ऑनर्स थे या इनके एडमिन्स थे, वो किसी को भी उनके बारे में मालूमात नहीं थी कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। कोई को जानता नहीं था, कभी किसी ने उनसे फोन पे बात नहीं की थी, और ना ही इन एप्स के कोई यहाँ पे पाकिस्तान में ऑफिसेज थे। ये सिर्फ इस तरीके से ल्योर करते हैं लोगों को कि शुरू में बोनसेस दे दिए, किसी एक क्लाइंट को कहा कि जी आप $300 मिलेंगे अगर आप इस तरह की ऐप डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके से करते करते ही रेफरल सिस्टम के थ्रू अपने क्लाइंट्स को बढ़ाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जी जब काफी हद तक लोग इनके पास बढ़ गए तो इन्होंने जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया। टेलीग्राम इज ऐप जो कि आप कन्वर्सेशन के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक व्हाट्सएप, कॉलिंग ऐप है, बिल्कुल ऐसे ही मैसेजिंग कॉलिंग ऐप। अब इस ऐप में लोगों को इनवाइट किया, ठीक है, और सबसे पहले इनसे कहा कि जी आप लोग बाइनांस जो प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंज जो है वर्ल्ड वाइड वर्चुअल करेंसी के लिए, वहां पे आप रजिस्टर करें अपने आप को और वहां पे अपना वॉलेट अकाउंट बनाएं। अब
ये करते ये थे कि पहले लोग उस वॉलेट अकाउंट में, विक्टिम का वॉलेट अकाउंट जो है उसमें यूएसडीटी ट्रांसफर करते थे, और उस वॉलेट अकाउंट से जो एलिज्ड आपकी एप्लीकेशंस हैं उनके वॉलेट अकाउंट बने हुए फाइनेंस के ऊपर, उनमें पैसे ट्रांसफर करते थे। तो जो ही इन एलिज्ड एप्लीकेशंस के वॉलेट अकाउंट में पैसे जाते थे तो साथ ही वो पैसे ऐप में आते थे। अब जाहिर तो ये लोग क्या कर रहे थे कि लोगों को ये बता रहे थे कि जी ये हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट ये तमाम एप्स जो थी, इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि बेटिंग एप्स थी। टेलीग्राम ग्रुप में इनका जो एनोनिमस ऑनर था वो एक सिग्नल देता था कि आज बिटकॉइन की प्राइस जो है वो राइज करेगी या फॉल करेगी। तो उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर, सिग्नल के ऊपर लोग फिर ऐप पे जाके एक मैप बना हुआ था जो कि क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का राइज फॉल का मैप था। तो वहां पे लोग अगर राइज पे क्लिक करते थे, अगर बिटकॉइन राइज होता था तो फिर ये लोग पैसे जीत जाते थे, और अगर हारते थे तो फिर ये पैसे वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे वापस आपके जो वर्चुअल करेंसी का जो है अकाउंट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, इस वक्त FIA को कितनी है कि बायनॉनिस पाकिस्तान को माली जराइम का सरगना में मदद करने के लिए आज़ादाना और मुस्बत रवैया अपनाएगा, क्योंकि अपेरेंटली इस वक्त जो चीज़ें हैं वो FIA के हाथ से निकल के उस साइड पर हैं और उसी को आप लोग फोकस कर रहे हैं बायनॉनिस को। जी देखिए जी, बात यह है कि जो तरीकाकार इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसमें मजबूरी है हमारी कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म को राब्ता करें। हमने टेलीग्राम से राब्ता भी किया है कि जो एनोनिमस आपके जो एडमिन्स थे या जो ऑनर था ऐप का, जो कि इस टेलीग्राम ग्रुप को रन कर रहा था, उसके बारे में मालूमात दी जाएं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, टेलीग्राम से भी राब्ता पाकिस्तान से किया गया है और साथ ही साथ में बाइनांस से भी राब्ता किया है। आई एम वेरी होपफुल जी। बाइनांस जो है एक वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है और इसके अपने सेट पैटर्न्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आई एम वेरी होपफुल कि जी हमसे राब्ता करेंगे, क्योंकि जिस नौयत का ये फ्रॉड हुआ है और जिस क्वांटम का फ्रॉड ये हुआ है और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, विक्टिम्स जो हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि जी इंशाल्लाह ये जल्दी हमसे राब्ता करेंगे। अच्छा, मैं अगर बात करूं, कंप्यूटर्स के बहुत बड़े नेटवर्क हैं जिनके नोड पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो इसकी मदद से रकूम की मुंतकली का जो अमल है वो होता है। क्या इस अमल इससे मुतल्लिक मामलात को खुफिया निगरानी में मुमकिन है, या आप इसको ओपनली करेंगे? किस तरह आप इसको आप मैनेज करेंगे इस पूरी चीज़ को? देखें जी, ये तमाम जो है खुफिया ही है बेसिकली। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन राइट नाउ। जो भी इंफॉर्मेशन है ब्लॉकचेन की सूरत में वो बाइनांस के पास मौजूद है, वही इसकी तमाम जो ट्रैकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नाजरीन को समझाने के लिए बताऊं कि अब बाइनांस एक्सचेंज है क्या, हम क्या रहे हैं। लाइक जैसे बैंक में आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, अगर कोई बैंकिंग फ्रॉड होता है तो हम बैंक से राब्ता करते हैं कि हमें बताया जाए कि फ्रॉडेड अमाउंट जो है वो किस जगह कहाँ ट्रांसफर हुई। उसको ट्रेस करते करते फिर हम वो क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। इन द सेम वे हमने बाइनांस से कहा है कि जी हमने पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट लोगों से मैंने बातचीत की और उनसे वॉलेट एड्रेस जो है, आप समझ लें जैसे बैंक का अकाउंट नंबर होता है, तो वो वॉलेट एड्रेस हमने इकट्ठे किए कि जी इन एप्स में पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुए थे। हमने उन तमाम वॉलेट एड्रेसेस की एक लिस्ट बनाई जो कि ऑलमोस्ट 26 थे हमारे पास, जो अभी तक आ चुके हैं, और वो हमने दिए हैं बाइनांस को और पूछा है कि जी आप बताएं कि वॉलेट एड्रेस किसके हैं। इवन अगर मैं भी हूं, अगर मैं बाइनांस पे अपना पर्सनल अकाउंट खोलता हूं तो उस केस में बाइनांस क्या करता है कि मुझसे वेरिफिकेशन मांगता है। वो मुझसे मेरा पासपोर्ट आईडी मांगता है या मेरा आईडी कार्ड मांगता है, उसके बाद मुझे वेरीफाई करता है। अगर एक इतने सिंपल से स्केल के ऊपर, एक पर्सनल स्केल के ऊपर वो मुझसे इतनी डिटेल मांग रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि जी जो इस तरह की एप्स उन्होंने लिंक की हुई अपने सिस्टम के साथ, तो उनसे बाकायदा वो पूछेंगे और उन्होंने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे कि जी क्या आप SCCP से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, FBR से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो ऑल दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वहां पे लाजमी उन्होंने दिए होंगे अगर इस तरह की ऐप खुली है। और अगर इस तरह की ऐप डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए उनसे, तो फिर डेफिनेटली ये लैप्स है ऑन दी बिहाफ ऑफ बाइनांस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस निज़ाम में लाखों डॉलर्स गर्दिश कर रहे होते हैं और इस अमल पर नज़र रखना हुकूमतों का, मरकज़ी बैंक्स का, रेगुलेटर्स और इदारों के लिए तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है।
इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? ये किस कदर इस पे रेगुलेशन ठीक होनी चाहिए, या बैंकों को, या स्टेट बैंक को, या एससीसीपी, उनका कितना इफेक्टिव रोल आप देखते हैं अब गोइंग फॉरवर्ड इसमें होना चाहिए? देखिए जी, कोई भी अगर एक्सचेंज ऐसी है जैसे आपका बैंकिंग का निजाम है, हाँ। वो तमाम लोग जो है रजिस्टर्ड है एससीसीपी, और सबकी रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो इसी तरह अगर कोई भी इस तरह की एक्सचेंज जो है, वर्चुअल करेंसी की एक्सचेंज है, अगर पाकिस्तान में कभी आती है तो उसको रेगुलेट होना पड़ेगा अंडर द रूल्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अंडर द रूल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं फैटिव की थोड़ी बात करूं कि सख्त रेगुलेशंस के बाद आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अदालती अहकामात की रोशनी में काबिल अमल कवानीन बनाए जाएं? क्योंकि अगर कवानीन नहीं होंगे, और ये जिस तरह के रिपोर्टेडली बताया जा रहा है $20 बिलियन पाकिस्तान का इसमें गया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा रीअलाइन करने की भी ज़रूरत है इस वक्त, या नहीं आप समझते हैं इसकी नई ज़रूरत? जी डेफिनेटली, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस चीज़ पे मुत्फिक हैं कि इसको रीअलाइन करने की ज़रूरत है, इसको सिस्टमाइज करने की ज़रूरत है। और जो आपने बताया जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स के हवाले से, और उस हवाले से एक हाई लेवल कमेटी भी बनी हुई है जिसमें FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बाकी अदारे शामिल हैं, और उन सब की इनपुट के बाद ही कोई डिसीजन हो पाएगा। देखिए, बात यह है कि ठीक है, इट इज़ द फ्यूचर, लेकिन अभी तक जो है किसी भी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट क्वालिफाइड नहीं किया है, और परहैप्स उसकी वजह ये है कि जितनी भी आपकी वर्चुअल करेंसीज हैं वो सब की सब जो हैं बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, तो उस पे फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आता है। तो इसलिए आई बिलीव कि गवर्नमेंट्स इसको करेंसीज को रेगुलेट करने में रिलेक्टेड हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज एट द टॉप लेवल। तो लेट्स सी के व्हाट कम्स फ्रॉम द कमेटी ओवर देयर। अच्छा, जिस तरह अभी आप बात करें, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी बंद करने की बड़ी वजह बिल्कुल यही है कि हुकूमतें समझती हैं कि अवाम रुपया देकर डॉलर खरीदेगी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का बायस बनेगा। लेकिन चंद रोज़ पहले शाये होने वाली जो एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान में $20 मिलियन, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं। यानी मसला वहीं का वहीं है। क्या इसकी वजह बाइनेंस जैसी बड़ी कंपनीज को या एक्सचेंज को नज़रअंदाज करना है? क्या समझ रहे हैं आप इसको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आई कांट कमेंट कि ये $20 बिलियन का जो फिगर है कहां से आया। रिपोर्टेडली आया हुआ है, रिपोर्टेडली मुझे फिगर लग रहा है। सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं कह रहा था कि बिल्कुल हुकूमत का यही ख्याल होता है कि जी वो शायद इसलिए रेगुलराइज नहीं कर रहे क्योंकि उनका ख्याल है कि लोग डॉलर लेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। लेकिन अगर इतनी अमाउंट इसके अंदर $20 बिलियन रिपोर्टेडली बताई जा रही है, तो इसका मसला तो फिर वहीं पर खड़ा है। वो पता ही नहीं चल रहा किसी को कि ये कहां पर है पैसा, आपकी बुक्स में भी नहीं है, लेकिन है भी, पता भी नहीं चल रहा। इसके ऊपर आई वाज आस्किंग कि क्या करने की फिर आगे जरूरत है? देखिए, जैसे मैं पहले कहा, इसमें तो जो कमेटी टॉप लेवल के ऊपर है वही डिसाइड करेगी, और आई एम नॉट प्रिवी ऑफ द फैक्ट्स कि वहां पे क्या इसमें बातें हुई हैं, क्या इस पर डिसीजन मेकिंग की गई अभी तक, और कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो जब ये कमेटी वहां से कोई चीज निकालेगी तभी कुछ इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हुकूमत की पाबंदी के बावजूद, लेट मी टेक इट फ्रॉम द अदर साइड, अगर हुकूमत की पाबंदी के बावजूद अभी भी लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं, तो इसको, और इससे आपकी मईशत को कोई फायदा भी अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा, तो इसका हल आप, क्योंकि इस चीज को बड़ी इन डेप्थ देख रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस कि इसका फिर रिजल्ट क्या निकलना चाहिए अगर पता भी नहीं चल रहा आपकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल में चीजों को रेगुलेट होना चाहिए। कोई भी, लेट्स सपोज गवर्नमेंट अपनी एक्सचेंज को इस तरह की बनाती है, या कोई फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में काम कर रही है, तो इसको रेगुलेट होना चाहिए। और उसका फायदा ये है कि जैसे भी हमने बाइनेंस से राब्ता किया है, अगर रेगुलेट होगा तो ये राब्ता करना आसान है। आपके कंट्री के लॉज के मुताबिक जो है फिर वो चलेंगे, जारी बात है, और उनसे आप जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि आप देखें ना, आपके जैसे बैंक्स होते हैं, जब अभी आजकल आपने देखा है कि जी आपका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बना हुआ है, और आप बैंक्स जो है वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस जो हमको रिपोर्ट करते हैं FMU को, जो कि बाद में FIA को रिपोर्ट की जाती है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जी ये फलां अकाउंट है, इसमें इतनी अमाउंट कहां से आ रही है।
तो डेफिनेटली अगर वो रेगुलेटेड होगा कोई भी एक्सचेंज, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हो या तो फॉरेन एक्सचेंज हो, तो उस केस में ये है कि नजर रखना आसान होगा कि रेलेवेंट एक्सचेंज बता सकेगा कि जी एक फलां फलां वॉलेट अकाउंट है जिसमें हाई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इससे डेफिनेटली आगे चीजों को कंट्रोल करने में और जो आपकी इलीगल एक्टिविटीज में जो पैसा इस्तेमाल होता है, वर्चुअल करेंसी इस्तेमाल होती है, उसको कंट्रोल करने में, उस पर निगाह रखने बड़ी आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, SCCP की मैं बात करूं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, मरकज़ी बैंक के मुताबिक पाबंदियां और क्रिप्टो करेंसी की तजारत के गैर कानूनी होने के बावजूद पाकिस्तान में भी इन ममालिक में सर फहरिस्त क्यों है जहां लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में भारी सरमायाकारी कर रखी है? एक चीज़ बैन की हुई है, आपका स्टेट बैंक कहता है डोंट डू इट, आपका SCCP कहता है डोंट डू इट, हुकूमत कहती है डोंट डू इट, जो एजेंसीज इनको मॉनिटर करती हैं वो कह रही है डोंट डू इट। फिर क्या आप समझती हैं क्यों लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि जी इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए? देखिए जी, एक तो हाइप क्रिएट हुई है पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, और वो जिस तरह के प्रॉफिट्स लोगों ने कुछ इसमें कमाए भी, ऑफ कोर्स, के बाद लोगों ने अगर बिटकॉइन खरीदा $500 का तो बाद में $2,000 का बेचा, तो प्रॉफिट्स वर टू हाई। तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया तो उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिले, उस वजह से हाइप पूरी दुनिया में भी क्रिएट हुई है। अब डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक वाइज इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर निकाला, नोटिफिकेशन निकाला कि जी ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जहां पे भी फ्लक्चुएशन इज टू हाई या टू लो, वहां पे जो है आपके पैसे के ज्यादा खतरा होता है। लेकिन इस हाइप के बावजूद जो है, इस तमाम नोटिफिकेशन के बावजूद जो है, हाइप इतनी ज्यादा है कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, इस पर पाबंदी आयद है, इसके बारे में आम लोगों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और शायद क्या आप समझती हैं ये भी एक वजह है कि इसकी खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके रिलेटेड। सो जो कोई इसको जिस तरह मिस सेल करता है वो उसी तरह मिस सेल हो जाते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। I'm sorry, की आवाज ब्रेक हुई, प्लीज प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। जी श्योर, मैं कह रहा हूं इस पर पाबंदी, क्योंकि इस पर पाबंदी आयद है, इसके बारे में आम आदमी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से इसकी जो खरीदो फरोख्त है उसको जिस तरह कोई मिससेल करना चाहे टू द कस्टमर वो मिससेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और कोई जरिया भी नहीं है कि वो जहां से जाकर देख सके कि ये मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि पाबंदी का वर्ड तो नहीं है, इसको रिकमेंड नहीं किया गया स्टेट बैंक की तरफ से। जहां पाबंदी होती, देखें इसमें जो मेन चीज है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो कहा हुआ है बैंक्स को कि अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शंस देखते हैं जहां पे आपके कस्टमर्स जो हैं वो क्रिप्टो में कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं और पैसा अपना वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिपोर्ट करें। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इस्लामाबाद में एक इस तरह एक्शन हुआ, एक STR जनरेट हुई थी, आई मीन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट हुई थी फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक। जी और बिल्कुल। उसमें उन्होंने हमें बताया था कि जी ये जो हजारों लोग हैं वो इसमें ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, तो फिर हमने उनको बैन किया था कि आप उनके अकाउंट को सीज कर दिया था और क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हुए थे कि ये जो है जी क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हुए थे। और सेकेंडली मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है इसके हवाले से। मे बी हर किसी को नहीं पता कि जी जो नोटिफिकेशन है अबाउट द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी और उसका जो ममनू किया गया है या उसको कॉशन दिया गया है, कॉशन इसलिए दिया गया है कि लोग अपने पैसे ज़ाया ना कर बैठे, जैसे कि अभी इस ऑनलाइन फ्रॉड में ज़ाया लोगों ने किए। तो आपकी बात ठीक है, लोगों तक इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो कम है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और लोग जो हैं वो कही और सुनी बातों के ऊपर अमल करते हैं और इस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी इस फ्रॉड की देखा लोगों ने सिर्फ हेयर से के ऊपर इतना पैसा जो है अपना ज़ाया कर दिया, और ना इन कंपनीज का कहीं पे ऑफिस था जो फ्रॉडलेंट कंपनीज थी, जो एप्स थी, और ना इनका कोई नुमाइंदा सामने था, लेकिन सिर्फ हेयर से के ऊपर कि जी प्रॉफिट इज टू हाई, तो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया और उस लालच में आके अपने पैसे को ज़ाया कर दिया।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि इस पर पाबंदी नहीं है, तो जब ये जिस बैंक का आपने जिक्र किया जिनके क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक हो गए, उन लोगों का ये व्यू पॉइंट है कि जी अगर पाबंदी नहीं है तो फिर हमारे कार्ड्स क्यों ब्लॉक किए गए। और एक ये एलिमेंट भी है कि लोग शायद नहीं बताना चाहते, अभी भी हमारे अंदर वो इशू है कि हम ना बताएं कि जी हम क्या कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू रिमेन, आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा सीक्रेसी हमें चाहिए होती है। एनीवेज, मुझे एक चीज़ बताएं लास्टली, FIA की क्या प्लान्स है इसको काउंटर करने के लिए, और ऐसे स्कैम्स जो हम देखते हैं सामने आते हैं, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी FIA के पास है? देखिए जी, सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन ही है। मैं खुद भी सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन चलाता हूँ, वीडियोस और ये सब कुछ लॉन्च करता हूँ। तो एक चीज तो ये है, और सेकेंडली जो है हम एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम बना रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट काम भी कर रहा है। अभी भी जो ये तमाम हमें जो शिकायत इन ऐप्स के हवाले से आई, उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत आई, जिसको हम अभी रेगुलराइज भी कर रहे हैं कि लोग हमसे खुद राब्ता करें। यानी कि हमने पब्लिक के साथ जो अपना कॉन्टेक्ट है उसको बढ़ाया है, और हम इसको साइबर पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही होती है कि जी आप साइबर स्पेस को पेट्रोल करें, और कोई भी इंडिविजुअल जो आपकी सोसाइटी का है, अगर कोई भी क्राइम सोसाइटी में हो रहा है आप फील करते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करें। तो डेफिनेटली जब इस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर ऑन इट्स ऑन जो है उस पर एक्ट करेंगे, और इस तरह की ऐप्स को जो है वो ब्लॉक करेंगे, और फिर बाद में जो है वो इसी तरीके से इनको तलाश करेंगे कि ये कहाँ से रजिस्टर हुई थी और किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी और पैसे कहाँ पे जा रहे थे। ओके, लास्ट मुझे जरा बताइएगा, लोग पीपल यूज P2P टू बाय USDT हियर इन पाकिस्तान, लोगों का ये ख्याल है, और लोग इस ऐसे स्कैम्स में इसलिए फंस जाते हैं और उसके बाद रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज वो कहते हैं जी FIA ने उसको छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएगा और हमारे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्कैम्स में ऐसे फंसते हैं, लेकिन वो इसलिए उसको रिपोर्ट नहीं करते बिकॉज दे बिलीव कि जी FIA हमारे पीछे पड़ जाएगी और हमारा वो जो इशू है उसको छोड़ के हमारी सारी चीजें निकालने पे लग जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो एक आम पब्लिकली पीपल फेस दिस थिंग। जी डेफिनेटली मुझे इवन इस वाले केस में भी काफी इस तरह के इश्यूज आए कि जो लोग हैं वो रिपोर्ट कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो इसी डर से नहीं कर रहे हैं कि जी अगर मैंने बता दिया कि मैंने किसी भी ऐप में $50,000 लगाए थे तो FIA इन्वेस्टिगेट करेगा जी वो पैसे कहाँ से आए। खैर ये एक अलग डोमेन है, लेकिन फॉर दी टाइम बीइंग मैं लोगों से यही कहूँगा इस फ्रॉड के हवाले से कि यू शुड कम अप, ठीक है। और हम जो है चूंकि इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, और मेन जो चीज है ना इसमें P2P के अंदर जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस की बात आप कर रहे हैं, हाँ जी, ये बेसिकली तमाम इस वक्त बुराइयों की तरफ है। भले वो एक्सचेंज कोई भी हो, बाइनांस हो या दुनिया की कोई एक्सचेंज भी हो, ठीक है। तो आई एम नॉट टारगेटिंग बाइनांस ऑन दैट, ठीक है। तो तमाम एक्सचेंजेस दुनिया की जो हैं वो इस तरीके से इन पे जो P2P ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दे आर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अक्सर जिसमें होती हैं। आप उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग उसके जरिए से बेशुमार हो रही है। तो डेफिनेटली जब ये हमारा ये बाइनांस से राब्ता हो जाएगा, और आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट, तो उसके बाद जो है हम P2P के ऊपर काम भी करेंगे। और देखें जब हम उसको देखेंगे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, एक पर्टिकुलर वॉलेट अकाउंट को, और जब उस इंडिविजुअल के पास जाएंगे उसकी डिटेल देखेंगे, अगर वो अपने मीन्स को जस्टिफाई कर पाएगा, अगर वो अपनी मनी ट्रेल को जस्टिफाई कर पाएगा, चाहे उसकी जितनी बड़ी अमाउंट क्यों ना हो, तो FIA उसको कतन भी हरास नहीं कर सकता, FIA कतन जो है उसको तंग नहीं करेगा। हाँ, अगर उसका पैसा जो है वो इलीगल मीन्स से आया है, ब्लैक मार्केट का पैसा कोई है, तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपने मीन्स को, तो डेफिनेटली फिर उसके हम एक्शन करेंगे। लेकिन किसी इंडिविजुअल को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम FIA में जाएंगे तो हम खुद काबू में आ जाएंगे। अगर आपका पैसा साफ है तो आप कतन काबू में नहीं आएंगे। जस्ट बी श्योर ऑन दैट। बिल्कुल ठीक है। इमरान रियाज, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेट योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन कि अब हम लोग पहुंचेंगे। क्या था उनका कहना और इससे क्या मतलब अखज़ कर रहे हैं, इस पर ज़रा इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, हर टैक्स पेयर तक पहुंच जाएंगे। जो अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूं, अगले चंद दिनों के हफ्तों में हम उनके पास पहुंच जाएंगे और हम उनको बता देंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है।
अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी, हरासमेंट नहीं करेंगे, हम उनको कहेंगे आप देख लें, और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने टैक्स न देने वालों को खबरदार कर दिया है। टैक्स नाहिंदगान हमारे पहुंचने से पहले टैक्स अदा कर दें। अब सबको टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी देना होगा। टैक्स नाहिंदगान का डाटा इकट्ठा कर लिया है। टैक्स न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स नाहिंदगान तक पहुंचेंगे। मफरूज़ों नहीं, हकायक पर बात करेंगे। किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी टैक्स अदा ना करे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लोगों को बताएंगे कि उनकी आमदन कितनी है। 22 करोड़ अवाम में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्सों का निज़ाम खुदकार होने से महसूलात बढ़ेंगी। टैक्सों का निज़ाम आसान बनाया जा रहा है। टैक्सों का निज़ाम खुदकुर होने से महसूलात बढ़ेंगी और टैक्सों को हम आहंग करने पर काफ़ी काम हो रहा है। बैरून मुल्क में अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपका वोट नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर शाहरत ने, वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। मेरे साथ हैं फ़हीम सरदार, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों को टाइम देने का। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। शौकत तरीन साहब ने जो कहा है और उनका ऑब्वियसली मकसद ये है कि टैक्स नेट के अंदर लोग आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे रूरल एरियाज़ या बहुत सारे एक ऐसा हमारे पास पॉपुलेशन का वो एरिया है जिनको पता ही नहीं कि टैक्स किस तरह देना है, क्या प्रोसेस है, किस तरह इसका तरीक़ेकार होगा। तो ये उन सारों को अब जाकर बताएंगे, खुद उनको नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, या बस जाके अब कुछ और ही तरीक़ेकार इसका शुरू होगा? कैसे आप देख रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को जी? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि काफी एक धमकी आमेज उनका मुझे स्टेटमेंट लग रहा है। आप देखिए कि ये जो रूरल एरियाज में लोग हैं ये भी टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमारे यहाँ वो 2/3 ऑफ द टैक्सेस जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सब लोग दे रहे हैं। और आप देखिए कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है टैक्सेशन का, उसमें और टैक्सेशन भी और वो भी एक्सपेंडिचर साइड, आप देखिए एक बहुत ही एक जालिमाना निज़ाम है ये। आप देखिए कि पाकिस्तान में सारे जो गरीब और मिडिल क्लासेस हैं वो टैक्सेस दे रहे हैं। पाकिस्तान का जो भी हुकूमत आती है उसकी कोशिश होती है कि टैक्स का इंसिडेंस जो लोग दे रहे हैं उन पे इंसिडेंस और बढ़ा दिया जाए, बजाय इसके कि टैक्स नेट में दौलतमंद लोग शामिल किए जाएं। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि ज़्यादातर हुकूमत टैक्सेस लगाती है बिजली पे, पेट्रोल पे, गैस पे, तो ये तो सारे लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनको देना पड़ता है। किसी गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की कि दौलतमंद तबकों को टैक्स नेट में लाएं। हमारे यहाँ बहुत दौलतमंद तबके भी हैं, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, जमींदार हैं, बहुत दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां भी देयर आर पीपल हु आर लोडेड विद मनी, मगर उन पे टैक्सेस नहीं लगाए जाते। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ आई हुई हैं उनको हम अपने बहुत से वसाइल दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। एक मल्टीनेशनल कंपनी को हम वो देते हैं पानी, जो एक स्केर्स कमोडिटी है, वो हम उनको बिल्कुल फ्री में देते हैं, उस पर वो पैसे प्रॉफिट कमाते हैं। एक और कंपनी को हम अपना नमकीन पानी देते हैं, वो भी फ्री में। फिर इसी तरह हम अपनी चिकनी मिट्टी है वो हमने एक कंपनी को दी हुई है 100 साल के लिए जीरो रॉयल्टी पे। ठीक, तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम दौलतमंद लोगों को और दौलतमंद कंपनियों को टैक्स नेट में लाएं। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब मुझे जरा ये पॉइंट एक दफा सरदार फहीम के पास लेकर जाने दीजिएगा। फहीम साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है इस वक्त प्रोफेसर साहबा में, लेकिन उसके साथ मैं देखता हूं अब फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि अब सबको टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। सर, कीपिंग इन माइंड कि आपकी इस वक्त इस 22 करोड़ जिसका वो जिक्र कर रही हैं, 9 करोड़ फैमिलीज जो हैं वो एहसास प्रोग्राम के अंदर हैं इस वक्त। पॉवर्टी लाइन से आपकी एक मेजॉरिटी नीचे आ चुकी है। तो सर, फिर टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ये इस तरह की तरीकेकार ये ठीक है जी? ऐसे ही होता है?
जी मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल है कि जो एडवाइज़र साहब ने जो बात की थी ना, वो है कि जो टैक्स दे सकते हैं उनके बारे में, जो लोग फॉर एग्जांपल सब्सिडीज़ पे हैं, जो एहसास प्रोग्राम में है, देखिए उनको टैक्स नेट में लाने के, वो तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लाना, उनको रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स बना के गवर्नमेंट कुछ अचीव नहीं उतना कर सकेगी जितना वो चाहते हैं। असल में बात है, एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो मैं समझ सकूं कि आपके हमारे पाकिस्तान में, जैसे प्रोफेसर साहिबा भी कह रही थी, बहुत सारे एरियाज हैं जो टैक्स हो ही नहीं रहे, बहुत सारी कॉरपोरेशंस हैं जिनके ऊपर उस तरह से टैक्स लग नहीं रही, बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज तो नहीं कहने चाहिए, सेक्टर्स हैं जिन पे प्रोपोर्शनल टैक्स ठीक नहीं है, एग्रीकल्चर बीइंग वन ऑफ देम। सो अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है ना कि हम समझ गए हैं किसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, हम उनके पास आएंगे, ये था स्टेटमेंट उनका। जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि ये बेसिकली उन्होंने कंजम्पशन पैटर्न्स देखे हैं, ठीक है, जो हमें पता है कि एफपीआर के पास है, कंजम्पशन पैटर्न्स देखेंगे। जो लोग सब्सिडीज पे हैं उनको तो देखें, वो तो फिर कंजम्पशन पैटर्न उनका भी आ जाएगा ना कि भाई वो तो लोअर एंड पे हैं, टैक्स तो आपने उनसे लेना है जो टैक्स दे सकते हैं। और ये एक सिंपल बेसिक लॉजिक है टैक्स देने की, कि आपको थोड़ा सा एक प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है, और उसके अंदर अगर एफपीआर के पास बहुत इंफॉर्मेशन है कि कंजम्पशन पैटर्न्स क्या है, वो बेसिकली मुझे जो समझ में आ रही है वो मैच करेंगे कि आपका कंजम्पशन पैटर्न विद योर टैक्स पेमेंट, जहाँ पे वो बराबर है तो ठीक है, वो कहेंगे रजिस्टर हो जाए, जहाँ पे बराबर नहीं है, ज्यादा कंजम्पशन हो रही है पैटर्न कि में और उनके टैक्स पेमेंट कम है, तो उसमें जाहिर बात है कि एडजस्टमेंट आएगी, जिसकी वो बात कर रहे हैं। वेरी वेरी प्रोफेसर साहबा, दो चीज़ें, एक एफबीआर के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंसी दिखाई है हुकूमत ने, और एफबीआर के ही जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनका जो एफबीआर को लेकर जितने भी चेयरमैन आए हैं उन सारों का जो व्यू पॉइंट है वो हम सबके सामने है। अब कहा जा रहा है कि जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स नाहिंदगान तक पहुंचेंगे, मफरूजों पर नहीं हकायक पर बात करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या समझे कि पहले मफरूजों पर बात हो रही थी, पहले जो इनका आईटी सिस्टम या टेक्नोलॉजी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और ये वो अब थोड़ा अरसा हो गया तो अब ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। मैं सही परसीव कर रहा हूँ या गलत परसेप्शन है जी मेरी? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ने कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ वो किया है, बेहतरी की है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि हुकूमत की कोई भी तवज्जो इस आजकल किसी बेहतरी की तरफ है। सारा टाइम पॉलिटिकिंग हो रही है, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई टेक्नोलॉजिकल उसमें कोई बेहतरी आई है। तो अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब है, मगर मेरे ख्याल में उनका लोगों को ये वार्निंग है कि आप हमसे बच नहीं सकते, हम आपके पीछे आएंगे और हम आपसे पैसे लेंगे। आप देखिए कि हुकूमत को चाहिए कि अपना थोड़ा सा जायजा ले कि वो किस तरह से पाकिस्तान के गरीब लोगों को कितने, यानी कि उनको आजकल खाना, एक वक्त का खाना भी मुश्किल है, और उन्हीं से चाहती है कि मैक्सिमम टैक्सेस निकालें, और उनकी मतलब लिटरली उनकी खाल उधेड़ के आप पैसे जमा कर रहे हैं। और आप रेवेन्यू साइड पे देखें जिस तरह टैक्स कलेक्शन है, तो लगता है मुल्क में वाकई एक बहुत सीरियस क्राइसिस आया हुआ है और बहुत पैसों की जरूरत है, और हुकूमत वाकई मतलब क्राइसिस है। मगर अगर आप एक्सपेंडिचर साइड पे देखें तो बिल्कुल नहीं लगता कि हुकूमत को किसी भी किस्म का कोई क्राइसिस है। ऐसा लगता है कि बहुत फरावानी है पैसे की। जिस तरह आप देखिए कि अभी हुकूमत ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, सेनेट में अभी जुमे को, तो उसमें उन्होंने जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, सो कॉल्ड ऑटोनॉमी का जो बात की है, तो उन्होंने प्रपोज किया है कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी तनख्वाह प्रपोज की है 1,50,00,000 रुपए महीना हर मंथ, और इसके अलावा 3 डेप्टी गवर्नर्स होंगे। जब गवर्नर की तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए महीना है तो डेप्टी गवर्नर्स की कम से कम 1 करोड़ तो होगी। तो इससे तो लग रहा है कि हुकूमत के पास बहुत पैसा है। और मुझे पता चला है कि जब ये पार्लियामेंट कैबिनेट में पेश हुआ तो 5-7 मिनट में कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, स्टेट बैंक की सो कॉल्ड ऑटोनॉमी। तो इससे लगता है कि पैसे की तो बहुत फरावानी है। मैं जरा ये मुकम्मल कर लूं, फिर आप देखिए कि 28 मिलियन पाउंड्स हुकूमत ने ब्रॉडशीट को खड़े खड़े दे दिए
अपने डिप्लोमेटिक अकाउंट से निकाल के कमर्शियल अकाउंट में डाल दिए। तो पैसा है तो तभी तो वो इस तरह से अल्ले तलल्ले हो रहे हैं। फिर ICSID ने जो 5.9 बिलियन हर्जाना डाला था, गवर्नमेंट ने उसको भी चैलेंज नहीं किया। हालांकि सब ने बताया, प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने कहा कि ये बिल्कुल बेजवाज है और इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तेथियान कॉपर कंपनी को प्रॉपर एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, मगर गवर्नमेंट ने उसको चैलेंज नहीं किया। फिर आप देखिए कि पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त नई गाड़ियां खरीद रही है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, आप रेवेन्यू साइड पे अगर देखें, एक्सपेंडिचर साइड पे, कि कोई भी क्राइसिस है। लगता है कि बहुत है, प्लेंटीफुल और बहुत अल्ले तलल्ले करने की गुंजाइश है। जिस प्रोफेसर साहब पॉइंट आ गया आपका। फ़हीम साहब मुझे बताएं, ये जो पॉइंट रेज हुआ है, एक जगह हम लोग टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, ये मेरे ख्याल में अब बच्चों को भी पता है कि जी टैक्स देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें कि एक्सपेंडिचर कैसे चल रहा है, वो एक लिस्ट है जो अभी डॉक्टर शाहिदा वजारत ने बताई है, इसका मवाजना अगर आप करते हैं तो आपको लगता है कि ट्रैक ठीक है, हुकूमत सही रास्ते पर चल रही है जी, या कोई और मिसिंग लिंक है अंदर? जी देखिए, बड़ा सिंपल सा असूल है कि आपकी रेवेन्यू वक्त के साथ बढ़नी चाहिए और आपके जो अखराजात हैं वो भी अगर बढ़े, लेकिन हमेशा जो आमदन है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपके अखराजात से। अखराजात किसी भी किस्म का वो डेवलपमेंटल हो तो बेहतर है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसमें आपकी मज़ीद आमदन नहीं बनाई जाएगी, वो हमेशा आपके लिए वो आपको फ़ायदा पहुँचा नहीं सकता। अगर इस तरह के कोई खर्चे हो रहे हैं, अगर वो अप्रूव हो रहे हैं, तो जाहिर बात है उनको ऑस्टेरिटी थोड़ी लानी पड़ेगी। लेकिन ये किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इनको एग्जैक्टली देखा नहीं है। सीधी सी बात ये है कि आमदन बढ़ानी है और ख़र्चा अपना कम करना है। ख़र्चा कम करने का मतलब ये नहीं कि इंसान ख़र्चा ना करे, लेकिन ख़र्चे का उसके जो डायरेक्शन है, उसकी जिस तरफ उसको जाना चाहिए, वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। उससे क्या होता है कि आपसे आपकी आमदन और बढ़ती है, उससे मईशत आपकी बेहतर होती है। अगर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स मुल्क के बढ़ने शुरू हो जाएं तो उसमें फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान में, मुझे याद पड़ता है कि जब 2-3 दफ़ा ऑस्टेरिटी की ड्राइव हुई है, मतलब कि 2018 में भी हुई थी, उससे शायद पहले भी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन जो ऑस्टेरिटी का मकसद होता है वो ये होता है कि खर्चे आपके वो हों सिर्फ जो बहुत लाजमी हैं। और अगर हम सिर्फ लाजमी खर्चों पे फोकस करेंगे तो उसमें होगा क्या कि आपकी बचत ज़्यादा होती है और आपकी आमदन आपकी बचती चली जाती है, तो आपका एक पॉजिटिव आपका एक गैप आता है, उसकी ज़रूरत होती है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई कर देना चाहिए कि ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है और ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। ज़ाहिरी बात है, दोनों में बहुत फ़र्क है और हमारी कोशिश जो है इस तरफ होनी चाहिए कि हम ज़्यादातर डेवलपमेंटल की तरफ ही फोकस करें। अच्छा, मुझे ज़रा ये फ़हीम साहब ये भी बताइएगा, ऑस्टेरिटी की आपने बात की और बिल्कुल जो हम पिछले 3.5 साल में देख रहे हैं, ये अभी जो रिसेंटली कैबिनेट की वाली बात की है, ब्रॉडशीट की बात की, ICSID वाली बात की, इस सारे को देख के ऑस्टेरिटी आपको लग रहे है कोशिश हो रही है हुकूमत की तरफ से? देखिए, ब्रॉडशीट वगैरह पे जो उसकी लीगल मामलात है, वो सच्ची बात है मैंने इतनी मुझे गहराई में नहीं पता, लेकिन देखिए वो लीगल एक्सपेंडिचर्स हैं। हाँ। वो सब जुडिस मैटर्स हैं जिनके नतीजे में कोई एक खर्चा आता है। आपने जीते भी तो हैं केसेस, उनका भी तो हमें जिक्र करना चाहिए। अगर एक लीगल मैटर में कोई खर्चा आता है, कोई एक्सपेंस आता है, देखिए that's a separate issue, और एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अ सेपरेट इशू। मैं ये नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जी ये खैर है, कोई नहीं दे जिसको फराख दिली का मुजाहरा करें, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हमें पहले क्लासिफाई करना होता है कि ये आपके लीगल एक केस से रिलेटेड एक एक्सपेंडिचर है और ये नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। फ़हीम अगर मतलब ज़्यादा कैजुअली खर्चे करने शुरू कर दें, या फ़हीम एक डेवलपमेंटल मामलात की तरफ फोकस करना शुरू कर दे, खर्चे करना शुरू कर दे, थोड़ा सा हमें क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि किसी को हरासा नहीं किया जाएगा।
अगर फिर भी टैक्स अदा नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सो इससे ये चीज़ एटलीस्ट वो जो एक हैरासमेंट का शायद थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, आपको लगता है ये चीज़ें ठीक है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों को अब बताएंगे कि उनकी आमदन कितनी है। सो इसको आप किस पैराए में फिर देखेंगी जी? मेरा ख्याल में ये तो अच्छा उन्होंने, आई मीन इट्स अ गुड साइन कि उन्होंने कहा है कि लोगों को हरासा नहीं किया जाएगा। मगर मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर साहब को चाहिए कि लोगों को इंसेंटिव दें टैक्स अदा करने का। अब आप देखिए मेरे तो टैक्सेस वहीं पे कट जाते हैं, मेरे तो सैलरी में से कट जाते हैं। हमारे भी जी। अगर मेरे टैक्सेस नहीं कट रहे होते तो मुझे कोई इंसेंटिव नहीं था टैक्स देने का। हाँ। क्योंकि मेरे जो आई मीन टैक्स क्विट प्रोक्यो होता है, देयर इज अ क्विट प्रोक्यो कि आप जो टैक्स देते हैं उसके बदले आपको कुछ मिलता है। यानी कि आपको बेहतर सड़कें मिलती हैं, आपको बेहतर पानी की सहूलियात होती हैं, आपको गैस बिजली वगैरह की बेहतर सहूलियात मिलती हैं। मगर आप देखिए पाकिस्तान में टैक्सेस में देयर इज नो क्विट प्रोक्यो। हम कितना भी टैक्स दें हम उसके बदले में बेहतर सहूलियात नहीं मिलती हैं। जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे वो बहुत, मैं भी डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स की बहुत दिलदादा हूँ, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग इतने करप्ट हैं कि हमने हर चीज में खाने पीने का एक जरिया निकाल लिया है कि हम लोग यूं पैसे लेके डेवलपमेंट के नेशनल असेंबली के मेंबर्स को बांट देते हैं, उनको खुश करने को, उनको करप्शन, ये भी करप्शन है एक तरह का कि वो थोड़ा सा डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं और कुछ अपना रख लेते हैं। तो हम लोग बहुत माहिर हैं करप्शन के नए नए तरीके निकालने में। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। फहीम साहब लास्ट कमेंट मुझे दीजिएगा, जो टैक्स पेयर है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, और लोग शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, आप मैं डॉक्टर साहबा हम जैसे लोग जिनको सैलरीज आती हैं वो क्रेडिट होने से पहले ही हजूर कट जाता है टैक्स, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो लोगों को इंसेंटिवाइज करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पर हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। लास्ट कॉमेंट दीजिएगा जी। देखिए इंसेंटिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इनकरेज करना और एक थोड़ा बेशक मैं कहूँगा सख्ती से इनकरेज करना, नरमी से इनकरेज करना, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 220 मिलियन, और उसमें से अगर सिर्फ जैसे कि कहते तो 30 लाख हैं जो टैक्स दे रहे हैं, असल में सिर्फ कोई 2.5 लाख दे रहे हैं, सॉरी 25 लाख दे रहे हैं जी। तो मतलब कि जितना आप इनकरेज करेंगे लेकिन एक उसको मुस्तकिल तरीके से करेंगे तो ये एक मुफीद टैक्स का बेस बढ़ेगा। कम से कम 8-9 मिलियन तो टैक्स पेयर्स होने चाहिए पाकिस्तान में, कम से कम। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। सरदार फ़हीम थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आपने डिस्कशन सुनी, हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बात की, और एक मेरे ख्याल में बड़ी कैंडिड डिस्कशन, और इससे आम आदमी को पता चला है कि हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, और किस तरह ये कुछ अनासर जो हैं ये पूरे मुल्क को तबाह करने पे तले हुए हैं। उसके साथ साथ आपने डिस्कशन सुनी इकॉनमी को लेकर और टैक्स ब्रैकेट को जिसको बढ़ाने की बात फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।